ठीक बा। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो आ जाइए। तो कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा के जो 5 स्पीसीज हैं, ठीक है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें माइकोप्लाज्मा निमोनी जो है वो सिंगल पैथोजन है जो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करता है। बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चों में ज़्यादा करके इन्फेक्शन इसका होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट मतलब बैक्टीरिया कहा जाता है इसको, ठीक। इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है कल्चर मीडियम में, तो इसलिए इसका ब्लड कल्चर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड इसका इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा का होता है, ठीक ना। और 4 से 7 साल पे इसका एपिडेमिक मतलब बड़े कंट्रीज में फैलता है, ठीक ना। अगर इसमें बात किया जाए तो 3 साल से छोटे बच्चों में बहुत कम ही होता है माइकोप्लाज्मा का निमोनिया। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ड्रॉपलेट के द्वारा इन्फेक्शन इसका फैलता है। ड्रॉपलेट के द्वारा किसका इन्फेक्शन और फैलता है? कोरोना का। तो मतलब ऐसे समझिए कि जैसे कोरोना फैलता है वैसे माइकोप्लाज्मा फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 1 से 3 हफ्ता। इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर वैसे व्यक्ति के संपर्क में आया गया जिसको माइकोप्लाज्मा है और छींक के गया तो हमको बीमारी होने में 1 हफ्ता से लेके 21 दिन लग सकता है। एक बार हाँ, आज छींक के जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमको कल ही बीमार हो जाएंगे। जैसे कोरोना में अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो आप में लक्षण आने में 1 से 3 दिन लगता है, वैसे ही इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पे 1 हफ्ता से 3 हफ्ता समय लग सकता है लक्षण आने में। इसका जो आउटब्रेक होता है वो जहाँ पे घनी आबादी हो, जैसे स्कूल है, मिलिट्री बेस कैंप है, कोई प्रार्थना स्थल है, धर्म सभा का मंदिर मस्जिद, ऐसा जहाँ पे जगह कम हो और ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हों, वहाँ पे इसका आउटब्रेक होने का चांसेस रहता है हमेशा। तो ये हर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीमारी के साथ है, जितना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है सबके साथ ही प्रॉब्लम है। अगर इसके पैथोलॉजी की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो होता है ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का जो सीलिया होता है, सीलिया को ही टारगेट बनाता है। सीलिया को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। सांस के नली में सीलिया पैर जैसा होता है जो बलगम को बाहर निकाल रहा है हमेशा, तो सीलिया डैमेज हो जाएगा तो उसी को ये टारगेट बनाता है। ज़्यादा करके ये इससे जो इन्फेक्शन होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में निमोनिया ज़्यादा कॉज करता है। कुछ लोगों में माइकोप्लाज्मा जो है जन्म भर के लिए कैरियर भी हो सकता है। अगर क्लिनिकल पिक्चर की बात की जाए
तो ब्रोंको निमोनिया सबसे कॉमन होता है। इसमें धीरे धीरे माथे में दर्द, शरीर में अकड़ाहट, बुखार, गले में खराश और फिर 2-3 दिन में खांसी और ये सब नाक वोक बहना शुरू हो जाता है। कोराइजा का मैंने नाक बहना माइकोप्लाज्मा के साथ नहीं मिलता है, नाक नहीं बहता है इसके इन्फेक्शन में। पहले हफ्ते में इसका खांसी जो है बढ़ता है और दूसरे हफ्ते में खांसी कम होने लगता है। इसमें सूखा खांसी होता है। एग्जामिन करने पे क्रैकल्स और रेल्स मिल सकते हैं। एक्सरे में बहुत कुछ फाइंडिंग नहीं मिल सकता है इसमें, ठीक ना। इंटरस्टिशियल निमोनिया करता है, खासकर लोअर लोब्स में। ईबीसी कराइएगा तो टीएलसी नॉर्मल मिलेगा, ईएसआर बढ़ा हुआ मिल सकता है। अस्थमा वालों में अस्थमा उपट सकता है। और ओटाइटिस मीडिया भी कारण बन सकता है कान बहने का। डायग्नोसिस कैसे बनाइएगा? क्लिनिकल कोई विशेष लक्षण तो इसका है नहीं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में अगर निमोनिया हो रहा है तो वहाँ आप सजेस्ट करेंगे कि इसको माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ है। आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी करा सकते हैं इसका डायग्नोसिस के लिए, या पीसीआर कराया जाए नेजोफेरिंजियल स्वाब का। ट्रीटमेंट में अगर बात किया जाए तो एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, मतलब मैक्रोलाइड ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव है इन पे। जिनमें मैक्रोलाइट सेंसिटिव नहीं होगा उनमें फ्लोरोक्विनोलॉन्स, लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह दिया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनोलॉन हो गया, तो ज़्यादा करके बोल रहा है कि फ्लोरोक्विनोलॉन मोर इफेक्टिव है। कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, हेमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी करता है, मतलब ब्लड जो है तोड़ सकता है, हेमोलिसिस करा सकता है। ये एरिथेमा मल्टीफॉर्मी स्किन लीजन है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें ऐसा मिलता है। लिप चेंजेस इस तरीके का हो जाता है। एसजेएस में, एसजेएस बहुत सारी बीमारियों के साथ कॉम्प्लिकेशन में होता है। माइकोप्लाज्मा के साथ भी स्किन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें इस तरीके का मिलेगा। जानलेवा माइकोप्लाज्मा निमोनिया का इन्फेक्शन हो, ऐसा रेयर होता है। कोई इंटरनल एबनॉर्मलिटी हो तभी जानलेवा होगा वो।
ज़्यादातर बच्चे जो हैं रिकवर कर जाते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के इसमें से। तो ये है आपका माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो एक ही चीज़ याद रखने लायक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है और सूखा खांसी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, फीवर है, तो आप सस्पेक्ट करेंगे वहाँ माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखते हुए माइकोप्लाज्मा को ट्रीट करेंगे।